आज तो ननद सारिका भी घर पर आई हुई थी। देवर महेंद्र की शादी जब से पक्की हुई थी तब से उसका आना जाना लगा हुआ ही था। हालांकि शादी 3 महीने बाद थी पर तैयारी तो थी ही। अब ननद घर पर आई है तो बहू को उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना भी तो बनाना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि बहू भी नौकरी करके आई है और भी थक चुकी है, पर खाना तो बनाना ही था। सो मधु रसोई में खाना बना रही थी। आखिर दाल बाटी चूरमे की डिमांड की गई थी, जबकि घर के बाकी सदस्य घर की मुखिया नैना जी के कमरे में बैठकर फुसुर फुसुर कर रहे थे। हाँ, इसे खुसुर फुसुर ही तो कहेंगे, क्योंकि मजाल के 3 लोग बैठकर बात कर रहे हो और फिर भी दरवाजे तक भी आवाज आ जाए उनकी। और मधु का पति सागर अभी ऑफिस से आया नहीं था। तभी महेंद्र की आवाज आई, भाभी जरा हम लोगों के लिए चाय तो बना कर ले आना, बड़ी चाय की तलब हो रही है। सुनकर मधु ने एक तरफ चाय चढ़ाई और अपने काम में लग गई। चाय बनने के बाद चाय कप में छानी और ट्रे में सबके कप रखकर कमरे में उन्हें देने आ गई। उसके कमरे में आते ही सब बिल्कुल चुप हो गए, पर तभी सारिका ने नैना जी की तरफ इशारा किया, जिसे मधु ने देख लिया और मन ही मन सोचने लगी कि अब जरूर कोई पटाखा फूटने वाला है। बहू, मैं क्या कह रही थी कि देख, तेरे देवर की भी शादी होने वाली है। नई बहू घर आएगी तो उसे भी और सुविधा देनी पड़ेगी। घर में और कमरे भी नहीं हैं, अब तो ऊपर कमरा बनवाना ही पड़ेगा। पर नई आई हुई बहू को अकेला कैसे छोड़ूं? अब उसे ये तेरा कमरा ही देना पड़ेगा मुझे, इसलिए तुम लोग तुम्हारा कमरा ऊपर बनवा लो। नैना जी भूमिका बनाते हुए बड़े ही प्यार से अपनी बहू मधु से बोली। उनकी बात सुनकर मधु हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी, इनके पटाखे भी छोटे मोटे नहीं होते हैं, हमेशा बड़े बड़े धमाके करने की ही आदत होती है। पता नहीं इनके मन में यह सब आता कहाँ से है। नया कमरा, अभी तो शादी का भी कितना खर्चा है मम्मी जी, कहाँ से हो पाएगा ये सब? आखिर मधु ने कहा, वही तो कह रही हूँ बहू, खर्चा तो है पर कमरा भी जरूरी है। बता, छोटे से घर में मैं नई बहू को कहाँ रखूंगी, इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर वाला कमरा तो बनवाना ही पड़ेगा। नैना जी बोली, पर मम्मी जी हमारे घर में 3 कमरे हैं तो सही, उन्हीं में सब एडजस्ट हो जाएगा। मधु ने कहा, अरे कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा भाभी, एक कमरा मम्मी का, एक कमरा आपका और भैया का, और एक कमरा मैं कभी आती जाती हूँ तो मेरा। अगर महेंद्र को वो कमरा दे दिया तो जब मैं यहाँ आऊंगी तो कहाँ रहूंगी? अचानक सारिका बीच में ही बोली, पर जीजी आप तो मम्मी के कमरे में भी रह सकती हो, अभी तो कैसे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। इतना पता है कहाँ, अभी फिलहाल तो पहले शादी का खर्चा जरूरी है। मधु ने सारिका से कहा, अरे तो भाभी आपके पापा से पैसे मांग लो, उनका तो अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, पैसा तो उनके पास भी होगा, 3-4 लाख तो वो आपको दे ही सकते हैं। अचानक सारिका ने अपने मन की बात बोल ही दी। यह सुनकर मधु हैरान रह गई। उसे इस बात का अंदाजा तो था कि ये सब होने वाला है, पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था। जी, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, उनका रिटायरमेंट का पैसा उनके भविष्य के लिए है, वैसे भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मधु ने सपाट का जवाब दिया, अब कौन सा भविष्य, उम्र तो हो गई उनकी, बुढ़ापे में पैर कब्र में लटके हुए हैं, अभी भी क्या बैठकर पैसा ही खाएंगे? थोड़ा बहुत अपनी बेटी को नहीं दे सकते क्या? अब की बार नैना जी ने तुनक कर कहा। यह सुनकर मधु को बुरा लगा, आखिर नैना जी ऐसे कैसे उसके पापा के लिए ये सब कह सकती थी? उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने कहा, उम्र तो आपकी भी हो गई है मम्मी जी, आपको कमरे की क्या जरूरत है? आप अपना कमरा छोड़ दीजिए, और रही बात मेरे पापा से पैसे मांगने की, तो आपको जो कहना है कहिए, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, कहकर मधु कमरे के बाहर निकल गई। उसका जवाब सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। मधु के पिता अभी 4 महीने पहले ही रिटायर हुए थे, तब से घर में बड़ी खुसुर फुसुर चलने लगी थी। जब भी सारिका, महेंद्र और नैना जी साथ बैठते, तीनों की कुछ न कुछ बातें होती रहती। ये बात मधु ने भी नोटिस की थी, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिर उसके पास इतना वक्त भी कहाँ था कि वो इन फालतू की चीजों में दिमाग लगाए।
कई बार तीनों साथ बैठते तो मधु को जानबूझकर सुनाते हुए बोलते, पता है मम्मी, हमारे पड़ोस वाले मेहता जी है ना, वो पिछले साल रिटायर हुए थे। अपनी बेटी को उन्होंने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। सारिका ने कहा, अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं, मेरा दोस्त है ना, उसके पापा भी रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को 5 लाख रुपए दिए थे। सच में मानना पड़ेगा, अंकल का बड़ा दिल है अपनी बेटी पर। महेंद्र भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ बेटा, अब मम्मी पापा के पैसों पर तो बच्चों का ही हक होता है। आखिर इतना पैसा क्या छाती पर लेकर जाएंगे। इसलिए जो बड़े दिल वाले होते हैं वो अपनी बेटी को भी कुछ न कुछ जरूर देते हैं। नैना जी भी कहती, मधु को भी सुनाई तो सब कुछ देता, समझ में भी सब कुछ आता था। कहीं ये लोग उसके पापा से पैसा मांगने को ही न कह दे, ये सोचकर और न तो इस बारे में कुछ कहती और नजरअंदाज कर अपने कामों में लगी रहती। पर आखिर कब तक नजरअंदाज करती। आज तो कह ही दिया, बस तब से सबके मुंह फूले हुए थे। मुंह फुला करके भी मधु के हाथ का बना हुआ ही खाना सबने खाया। खैर सारिका तो खा पी कर थोड़ी देर में रवाना हो गई। लेकिन जब सागर घर पर आए तो नैना जी और महेंद्र दोनों मुंह फुलाए हुए ही बैठे थे। जब सागर ने पूछा कि क्या बात हुई तो महेंद्र ने कहा, भैया भाभी कैसे मुंह तोड़ कर जवाब देती है, कभी देखा है आपने। हम तो एक सजेशन ही दे रहे थे, लेकिन वो तो हमें इतना दुश्मन समझती है। मना करना था तो फिर साफ मना कर देती हूँ, मम्मी की इज्जत उतारने की क्या जरूरत थी। महेंद्र की बात सुनकर सागर भी थोड़ा सकेत में आ गया। आखिर ऐसे कैसे मधु उसकी मम्मी से बदतमीजी कर सकती है। पर सागर की खासियत थी कि वो कभी भी सुनते ही फैसला नहीं लेता था। इसलिए उसने इस बारे में नैना जी से पूछा। तब नैना जी ने रुआंसा सा मुंह बनाकर कहा, बेटा इसी दिन के लिए तो बहू लेकर आई थी मैं, ये मुझे सुना रही है। अरे गलत क्या कहा था मैंने, सिर्फ इतना ही तो कहा था कि एक कमरा बनवा लो तुम्हारे लिए। अब एक माँ होकर मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए भी ना सोचूं तो पता है ये मुझसे कहने लगी कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे कमरे की क्या जरूरत है बेटा, अब यही सब बच्चा है, अब तुम लोग मुझे मेरे कमरे से भी निकाल दो। सुनकर सागर हैरान रह गया और उसने मधु को आवाज देकर बुलाया। जब मधु बाहर आई तो सागर ने कहा, मधु मम्मी क्या कह रही हैं, बात क्या हुई थी जो तुमने मम्मी को ये जवाब दिया। माना कि हमारे भी खर्चे हैं और अभी शादी का सबसे बड़ा खर्चा हमारे सामने है, पर वो कमरा ही बनवाने के लिए तो कह रही थी। मना कर देती कि अभी नहीं बना पाएंगे, पर तुमने तो मम्मी को उनके कमरे से ही निकल जाने के लिए कह दिया। अच्छा, आपको मम्मी जी ने ये कहा कि मैंने उन्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा? ये नहीं कहा कि कमरा बनवाने के लिए पैसे मैं अपने पापा से लेकर आऊं, वो भी लाखों रुपए। आखिर मेरे पापा की तो उम्र हो चुकी है, उनको पैसों की क्या जरूरत है, उनके पैर तो कब्र में लटक चुके हैं। ये सुनकर सागर ने हैरानी से नैना जी की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए हुई थी। सागर को समझते देर नहीं लगी थी कि क्या बात हुई होगी। उसने नैना जी से पूछा, मम्मी आपने ये सब कहा था? भैया कहा था तो क्या गलत कहा था? भाभी क्या अपने पापा से पैसे नहीं ला सकती? इनके पापा रिटायर हुए हैं, उनके पास पैसा है, अगर थोड़ा बहुत हमें दे देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? महेंद्र बीच में ही बोला, उनके पास कुछ भी हो हमें उससे क्या लेना देना। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब कहते हुए? पहले खुद गलती करते हो फिर बाद में कहते हो कि बहू जवाब दे रही है। कल को क्या अपनी बीवी से भी पैसा मांगेगा इसलिए ला रहा है? किसी की बेटी को खुद की बाजू में दम नहीं है जो खुद कमा कर खर्च नहीं कर सकता। सागर ने महेंद्र को डांटा। उसके बाद नैना जी की तरफ देख कर बोला, और मम्मी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही आज और ना ही कल। हम कभी भी पापा जी से पैसा नहीं मांगेंगे। जरा सोच कर देखो, अगर दीदी के ससुराल वाले हमसे इस तरह के डिमांड करने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपकी बहू कमा भी रही है, उस पैसे को इस घर में ही खर्च कर रही है, घर का काम भी कर रही है। अब आपके लिए अपने पापा से पैसे मांगने जाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरे होते तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर सागर ने सारिका को भी फोन लगाया और उसे भी फोन पर अच्छे से लताड़ा। अब सागर के आगे किसी की भी ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर घर का सबसे बड़ा कर्जदार तो वो ही था। तो यह किस्सा यही की यही खत्म कर दिया गया।